जब एक नोबल ब्रैट जिसकी बैग कमाल की थी ने मुझे अपना ट्रेनिंग डमी बनाकर हायर किया तो उसे लगा कि मैं बस एक कॉमनर हूँ और उसके लिए सिर्फ पंचिंग बैग बनकर रह जाऊंगा। लेकिन मैंने पूरा गोजो वाला मूव मारा और उससे पूछा, तुम्हारे लिए यूजफुल बनने के लिए मुझे कितनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए? उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए उसने कहा कि पूरी ताकत से अटैक करो। जैसे ही मैच शुरू हुआ उसने एक लो रैंक स्पेल छोड़ा जिसे मैंने बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। फिर मैंने दोबारा गोजो वाला एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा, बस अगला अटैक यही था? उसने जवाब में कई सारे मैजिक एरोज मेरी तरफ छोड़ दिए, लेकिन मैंने एक सिंपल बेसिक स्पेल से उन सभी को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसे समझ आ गया कि मैं कोई आम कॉमनर नहीं हूँ, इसलिए इस बार उसने सीरियसली एक साथ फ्लेमिंग एरोज की बारिश कर दी। मैंने आराम से एक मैजिक शील्ड खड़ा किया और उसके टकराते ही छोटा सा एक्सप्लोजन हो गया। लेकिन वो आखिर नोबल ब्रैट थी जिसकी बैक व्यू जितनी अच्छी थी उतनी ही चालाक भी थी। उसने धुएं का फायदा उठाकर चुपके से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। अब कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एबेलस्टीन में बिताई, जहां मेरी मुलाकात एक झूठ बोलने वाले बूढ़े गाइजर से हुई। उसे सिर्फ 1 स्टार मैजिक आती थी, लेकिन वो हर वक्त उसी की शेख ही बघाड़ता रहता था। अगर कोई बच्चा उसके साथ प्रैंक कर देता तो वो पूरी तरह अपना दिमाग खो बैठता था। उसी बूढ़े ने मुझे मैजिक की बेसिक सिखाई और एक मेज बनने के रास्ते पर चलाया। इसके पीछे कोई महान वजह नहीं थी, उसे अपने काम में मदद चाहिए थी और मुझे मैजिक सीखनी थी, इसलिए हमारा सौदा हो गया। समय पलक झपकते ही गुजरता गया और वो मुझे लगातार सिखाता रहा। फिर एक दिन मैंने अपने पूरे शरीर में मना भर दिया। मेरे ऐसा करते ही उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली मेरे अंदर से मैजिक एनर्जी का एक बर्स्ट निकला जिसने एक मैजिक एरो बनाकर पास के पेड़ में जाकर वार कर दिया। इसी तरह उस बूढ़े के साथ मेरा पहला साल बीता। मैं सारा काम करता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक 1 स्टार मेज बन सकूं। एक रात जब वो शराब के नशे में था उसने मुझे बताया कि शहर की दीवारों के बाहर ऐसे कई नोबल बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले ही 3 स्टार मेज बन जाते हैं। उसने कहा कि मेरे जैसा कॉमनर कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकता और मुझे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। उसके मुताबिक जैसे ही मैं 2 स्टार तक पहुंचूंगा मेरी ग्रोथ वही रुक जाएगी। वो बूढ़ा हमेशा ब्लड लाइन्स की बातें करता रहता था। उसके हिसाब से नोबल्स और कॉमनर्स के बीच का फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी कभी मुझे लगता था कि उसे खुद ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। अगले दिन जब मैं उससे मिलने पहुंचा तो उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और साफ लग रहा था कि किसी ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। मैं जानता था कि वो अक्सर लोगों से लड़ाई करता रहता था, लेकिन बाद में मुझे असली सच्चाई पता चली। उसने एक वेयरहाउस से 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद गार्ड्स ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान ही चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि मौत के इतने करीब पहुंच चुका एक बूढ़ा ऐसा काम क्यों करेगा। उसी समय मेरी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। उसने मुझसे मेरी प्राइमरी स्कूल ऑफ मैजिक चुनने के लिए कहा, क्योंकि सच तो ये था मैं इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं था। इसके बाद कई साल गुजर गए। तभी मेरी मुलाकात कड़िया फ्लेम हर्ट से हुई। वो एक गिर चुके नोबल हाउस की पूर्व मालकिन थी और एक पावरफुल 3 स्टार मेज भी, जिसे लगभग हर गिल्ड अपने साथ रखना चाहती थी। जब वो हमारे शहर में रुकी तो उसने बेल्डुन मर्सनरी कॉर्प्स के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट किए और साथ ही मुझे मैजिक भी सिखाने लगी। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। हमारी ज्यादातर क्लासेस बेल्डुन स्टीयर नाम की टैवर्न में होती थी। एक दिन वही बैठकर कड़िया ने मुझसे कहा कि हर मेज के अंदर और ऊपर चढ़ने की चाह अपने आप पैदा होती है। उसके मुताबिक मेरे अंदर भी उतना टैलेंट था कि मैं काफी आगे जा सकता था, लेकिन उसने साथ ही वार्निंग भी दी कि अगर लालच हद से ज्यादा बढ़ गया तो वही मेरी ग्रोथ रोक देगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बात हमेशा याद रखूंगा। लेक्चर खत्म होने के बाद उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा और अपने मना पर ध्यान लगाने के लिए कहा। उसने समझाया कि मना कहाँ से पैदा हो रहा है, उसका फ्लो कैसा है, उसे महसूस करो और इमेजिन करो कि उसी मना से तुम्हारे विचार रियलिटी बन रहे हैं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ ही देर में नीले रंग की मना वेव मेरे पूरे शरीर में फैल गई। इसे देखकर कड़िया यकीन करने लगी कि मेरे अंदर जन्म से ही असाधारण मात्रा में मना मौजूद है। उसने ये भी महसूस किया कि मेरा मना बेहद स्टेबल था और शायद इसकी वजह वो सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो मैंने लगातार हासिल किया
किया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, दूर कहीं जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। पूरी टैवर्न में अफरातफरी मच गई। सारे मर्सनरीज बाहर भागे और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोगों को लगा कि शहर पर हमला हो गया है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही कड़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, चुप रहो और मेरे पीछे आओ। वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गई और बोली कि अब जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसने समझाया कि नोबल्स अपनी प्रिविलेजेस को लेकर बेहद पोजेसिव होते हैं और उन प्रिविलेजेस में सबसे ऊपर मैजिक आती है। लोगों का मानना है कि नेचुरल टैलेंट भगवान का आशीर्वाद होता है, लेकिन असल में ये सोच ज्यादातर नोबल्स पर ही लागू होती है। उसने बताया कि किसी कॉमनर का 3 स्टार मेज बनना बेहद रेयर है। जितने भी कॉमनर्स वहां तक पहुंचे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मैजिक को समर्पित कर दी थी। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए बताया कि मैंने अभी अभी जो स्पेल इस्तेमाल किया था वो 2 स्टार डिल्यूजन टाइप स्पेल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन था। बिना मुझे एहसास हुए ही मैं सिर्फ 14 साल की उम्र में एक 2 स्टार मेज बन चुका था। उसके बाद कड़िया मेरे साथ सफर करती रही और उसने मुझे कई तरह के नए स्पेल्स सिखाए। साथ ही उसने नोबल सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ बताया, क्योंकि वो खुद कभी उसका हिस्सा रह चुकी थी। देखते ही देखते 1 और साल गुजर गया। फिर एक दिन कड़िया मुझे छोड़कर चली गई। काउंटी ऑफ एएलवी ने उसे अपना प्राइवेट ट्यूटर नियुक्त कर लिया था। हाउस अल्वी उस इलाके के सबसे प्रभावशाली नोबल फैमिलीज में से एक था। यहाँ तक कि राजधानी का ग्रैंड ड्यूक भी उनका सम्मान करता था, क्योंकि उनके पीछे काउंट एल्वाडोर का सपोर्ट था। कड़िया के लिए ये ऐसा मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। इतने प्रतिष्ठित नोबल फैमिली का मैजिक इंस्ट्रक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। जाने से पहले उसने मुझे फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर एक 2 स्टार स्पेल बुक दी। जब मैंने अपना स्टेटस स्क्रीन देखा तो उसमें पहले से ही काफी सारे स्पेल्स जमा हो चुके थे। 1 साल बाद लगातार स्टडी और प्रैक्टिस की वजह से मैंने 2 और 2 स्टार स्पेल्स पूरी तरह मास्टर कर लिए। अब मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन मैं मर्सनरीज की टैवर्न पहुंचा, जहां जेडन, जो बेल्डून मर्सनरी कॉर्प्स का लीडर था, उसने बताया कि आखिरकार उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मैंने पूछा कि आखिर किस तरह का रिक्वेस्ट है। उसने बताया कि ये रिक्वेस्ट सीधे हाउस ड्यूप्लेन की तरफ से आया है, जो ग्रैंड डची के सबसे बड़े नोबल हाउसेज में से एक था। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मैंने पूछा कि इतनी बड़ी फैमिली हमारे जैसे मर्सनरीज को क्यों हायर करेगी। जेडन ने तुरंत मुझे डांटते हुए कहा, कारण जानने की जरूरत नहीं है, जब तक पैसे मिल रहे हैं बस काम करो। उसके मुताबिक ड्यूप्लेन फैमिली के पास इतना पैसा था कि वो उसे पानी की तरह बहा सकती थी। जेडन ने ये भी बताया कि अगर हम इस काम को अच्छे से कर लेते हैं तो आगे चलकर बड़े लोगों से कनेक्शंस बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मैंने उससे पूछा, आखिर करना क्या है? जेडन ने कहा कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, हमें बस ग्रैंड ड्यूक की टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स में घूम रहे कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा। हाउस ड्यूप्लेन जैसी इतनी पावरफुल फैमिली को कुछ मॉन्स्टर्स मारने के लिए हमारे जैसे छोटे से मर्सनरी कॉर्प्स की क्या जरूरत पड़ सकती थी? ये सुनते ही मैं अपनी जगह से उठा और सीधे बाहर निकलने लगा। मैंने जेडन से कहा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। वो तुरंत चिल्लाया, रुको। मैंने कहा कि किसी और को भेज दो, क्योंकि वो पहले से जानता था कि मैं शेडी जॉब्स नहीं करता। जेडन ने गहरी सांस ली और बोला कि वो खुद ये काम करना चाहता था, लेकिन क्लाइंट को खास तौर पर एक मेज चाहिए था। आजकल मर्सनरी ग्रुप्स में मेजेस बहुत कम बचे थे और इस समय सिर्फ मैं ही अवेलेबल था। लेकिन उसकी ये बात भी मुझे कॉन्विंस नहीं कर पाई। मैंने कहा, अगर सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स मारने के लिए भी मेज चाहिए तो मामला और भी सस्पिशियस लगता है। तभी जेडन ने मेरी तरफ एक गोल्ड कॉइन उछाल दिया, एडवांस पेमेंट के तौर पर। कॉइन हाथ में आते ही मुझे लगा कि शायद बाकी बात भी सुन लेनी चाहिए। आखिर पैसा इंसान की जजमेंट को काफी इम्प्रूव कर देता है। थोड़ी ही देर बाद 3 लोग टैवर्न में आए। उनमें से एक ने अपना चेहरा पूरी तरह हुड से ढका हुआ था। जेडन ने उनका परिचय क्लाइंट्स के रूप में कराया, लेकिन उनके साथ आए बूढ़े आदमी ने तुरंत विरोध कर दिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये तो सिर्फ एक बच्चा है। मुझे इससे कहीं ज्यादा कैपेबल मेज की उम्मीद थी। जेडन ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा कि मैं उसकी नजर
में सबसे बेहतरीन मेज हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी नहीं माना। जैसे ही वो जाने लगा, हुड पहने महिला ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। पता नहीं उसने क्या कहा, लेकिन अगले ही पल बूढ़े ने अपना फैसला बदल दिया। कुछ देर बाद हम सभी मैदानों की तरफ निकल पड़े ताकि मिशन शुरू किया जा सके। मिशन वाकई आसान था। गॉब्लिन्स का एक झुंड सामने आया और मैंने बिना किसी खास मेहनत के उन्हें खत्म कर दिया। मैजिक और अपनी फिजिकल एबिलिटीज दोनों का इस्तेमाल करते हुए मैंने इतनी तेजी से उन्हें मार गिराया कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ गॉब्लिन्स की लाशें बची थी। मिशन पूरा होने के बाद डिस्पैच ऑफिसर ने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि इतने कम समय में इतने सारे मॉन्स्टर्स खत्म करना आसान बात नहीं थी। काम खत्म करके मैं वापस टैवर्न लौट आया। जैसे ही अंदर गया, पैलाइन मुझ पर चिल्लाने लगी। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं नोबल्स का लैब डॉग बन गया हूँ। वही हाइलैंड ने मुझे याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन घटिया नोबल्स के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। तभी जेडन ने बड़े आराम से कहा, लेकिन इस काम के पैसे बहुत अच्छे मिले हैं। बस फिर क्या था, पैलाइन का पूरा मूड ही बदल गया। उसने तुरंत पूछा, कितने पैसे मिले? जैसे ही उसे पता चला कि मुझे पूरे एक गोल्ड कॉइन मिले हैं, उसका रवैया पल भर में बदल गया। वो चिल्लाने लगी, अगली बार मुझे भी साथ ले चलना। अगर इतने पैसे मिलते हैं तो मैं भी नोबल्स के पैरों के नीचे रेंग लूंगी। जेडन भी तुरंत उस पर चिल्लाया, चुप रहो। जॉब में नोबल्स के पैरों के नीचे रेंगना शामिल नहीं था। आखिरकार पैलाइन इतनी पी गई कि वही बेहोश होकर गिर पड़ी। टैवर्न में दोबारा शांति होने के बाद जेडन ने मुझसे पूछा कि मिशन कैसा रहा। मैंने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं था, बस कुछ गॉब्लिन्स मारे और देखते ही देखते काम खत्म हो गया। जेडन ने माना कि क्लाइंट्स ने पहली मुलाकात में बहुत खराब इंप्रेशन छोड़ा था, लेकिन ये भी सच था कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं भी उसकी इस बात से सहमत था। फिर भी पूरी सिचुएशन मुझे अजीब लग रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग कुछ छिपा रहे हैं। मैंने जेडन से कहा कि डिस्पैच ऑफिसर बार बार 3 क्वालिटीज की बात कर रहा था, यूथ, स्टैमिना और सोशल स्किल्स। लेकिन सच कहूँ तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में मैं खास फिट नहीं बैठता था। मैंने ये भी बताया कि जो महिला खुद को किचन मेड बता रही थी, उसके हाथ किसी नौकरानी जैसे बिल्कुल नहीं थे। रोज का भारी काम करने वाले इंसान के हाथ इतने साफ और मुलायम नहीं हो सकते। मैं कुछ और सस्पिशियस बातें बताने ही वाला था कि जेडन ने बीच में रोक दिया। उसने कहा, हम मर्सनरीज हैं, इन्वेस्टिगेटर्स नहीं। हमारा काम सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, उसे पूरा करना, पैसे लेना और निकल जाना है। उसकी बात में दम था। ये दुनिया आसान नहीं थी और यहाँ क्यूरियोसिटी से ज्यादा जरूरी था अपना पेट भरना। अगले दिन हमने गॉब्लिन्स के एक और ग्रुप को खत्म किया। मिशन पूरा होते ही जेडन बड़ी खुशी से क्लाइंट्स के पास पेमेंट लेने गया। जैसे ही उसे पूरे 2 गोल्ड कॉइन्स मिले, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सच कहूँ तो मैं भी उसे इसके लिए दोष नहीं दे सकता था। उसी समय डिस्पैच ऑफिसर मेरे पास आया। उसने कहा कि उसे मेरी एबिलिटीज बहुत पसंद आई है और वो मुझे एक और रिक्वेस्ट देना चाहता है। उसने पूछा कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं और जेडन दोनों हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने बिना कोई घुमाव फिराव किए सीधे असली बात बताई, रिवॉर्ड 15 गोल्ड कॉइन्स। जैसे ही मैंने ये रकम सुनी, मैंने बिना ये पूछे कि काम क्या है, उसी वक्त हाँ कह दिया। और मेरी भी क्या गलती थी। 15 गोल्ड कॉइन्स किसी भी इंसान को तुरंत फैसला लेने पर मजबूर कर सकते थे। कुछ समय बाद हम ड्यू प्लेन एस्टेट पहुंचे। उसकी भव्यता और विशालता देखकर जेडन की आंखें खुली की खुली रह गई। एस्टेट के अंदर जाने से पहले बूढ़े आदमी ने हमें रोक लिया। उसने कहा कि अब सही तरीके से परिचय देने का समय आ गया है। उसने अपना नाम डॉन बताया और कहा कि वो ड्यूक ड्यूप्लेन के घर का ग्रैंड स्टुअर्ड है। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसकी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिनमें गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। इसके बाद उस महिला ने अपना परिचय कटारिना के रूप में दिया। जैसा कि मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, वो कोई किचन मेड नहीं थी, बल्कि वो पूरे एस्टेट की हेड मेड थी। ये सुनते ही जेडन बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत झुककर उन्हें सम्मान दिया और जल्दी जल्दी अपना परिचय देने लगा। मुझे इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से ही शक था कि दोनों अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई, उनके साथ जो हुड पहने महिला थी, उसका दर्जा इन दोनों से भी कहीं ऊंचा था। कुछ ही पल बाद उसने अपना क्लोक उतार दिया। पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने कहा, मेरा नाम एलन इलिनर डिलन है
है। इसके बाद उसने मुझे यहाँ बुलाने की असली वजह बताई। वो चाहती थी कि मैं उसकी छोटी बहन देला का मैजिक ट्यूटर बनूं। कुछ पल के लिए मैं पूरी तरह खामोश रह गया। एक कॉमनर का किसी नोबल लेडी को मैजिक सिखाना, ऐसी बातें रोज रोज नहीं होती। और जब मैं अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एस्टेट के दूसरे हिस्से में एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी। अपने ऑफिस के अंदर ड्यूक डिलेन अपने बड़े बेटे वेलेरियन से मुलाकात कर रहा था। उनकी बात तभी बीच में रुक गई जब उनका दूसरा बेटा रेग गुस्से में कमरे में घुस आया। ड्यूक ने उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन रेग बोला कि शांत होने की जरूरत उसे नहीं बल्कि देला को है। उसने शिकायत की कि देला ने हद पार कर दी है और अब तो वो उन सर्वेंट्स को भी मारने लगी है जिन्हें उसने खुद हायर किया था। वेलेरियन ने उसे धीरे बोलने के लिए कहा क्योंकि ड्यूक एक जरूरी मीटिंग में थे, लेकिन रेग ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि पिछले एक महीने में देला की वजह से 10 सर्वेंट्स नौकरी छोड़ चुके हैं। वो जब चाहे चीजें तोड़ देती है और किसी की नहीं सुनती। फिर उसने ड्यूक से पूछा कि वो आखिर कब तक इस बात को नजरअंदाज करते रहेंगे। वेलेरियन ने गुस्से में रेग को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अब देला को परिवार से अलग कर देना चाहिए क्योंकि परिवार के पास पहले से एलन है। ड्यूक ने तुरंत कहा कि ऐसा फैसला लेने का हक उसे नहीं है, लेकिन रेग फिर भी नहीं रुका। उसने बताया कि डॉन पहले ही एक मॉनेस्ट्री देख चुका है जहां देला को भेजा जा सकता है। उसके हिसाब से परिवार पर बोझ बनने से अच्छा है कि वो अपनी जिंदगी धार्मिक सेवा में बिताए। इतना सुनते ही ड्यूक उठे और उन्होंने रेग का सिर जोर से टेबल पर दे मारा। उन्होंने गुस्से में कहा कि देला का भविष्य तय करने का हक सिर्फ उन्हीं का है। इसके बावजूद रेग पीछे नहीं हटा और बोला कि डेरिस्वेर देला के बारे में फैसला लेना ही पड़ेगा। उधर मैं और एलन कैसल के अंदर जा रहे थे। चलते हुए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने देला के बारे में कुछ सुना है। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ ड्यूप्लिन फैमिली रजिस्ट्री में उसका नाम देखा है। ये सुनकर एलन उदास हो गई और उसने बताया कि देला के बारे में बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी मुलाकात वेलेरियन और रेग से हुई। वेलेरियन ने एलन का स्वागत किया और पूछा कि एबेलस्टीन में उसका समय कैसा रहा। एलन ने कहा कि उनके सपोर्ट की वजह से सब अच्छा रहा। वेलेरियन ने कहा कि बाद में आराम से बात करेंगे क्योंकि उसे पहले रेग की चोटों का इलाज करवाना है। कुछ देर बाद मैं और एलन ड्यूक ड्यूप्लेन के ऑफिस पहुंचे। एलन ने अपने पिता को नमस्कार किया। ड्यूक ने कहा कि उन्होंने एबेलस्टीन में उसकी उपलब्धियों के बारे में सुन लिया है। एलन ने मुस्कुराकर कहा कि उसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। फिर उसने मेरा परिचय करवाया और बताया कि मैं एबेलस्टीन से आया हुआ मैजिक ट्यूटर हूँ जो अब देला को मैजिक सिखाएगा। इसके बाद एलन बाहर जाने लगी। मैं भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन ड्यूक ने मुझे रुकने के लिए कहा। एलन के जाने के बाद ड्यूक कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले कि उन्हें हैरानी है कि मैं अभी इतना जवान हूँ। उन्होंने पूछा कि मुझे कितनी मैजिक आती है। मैंने कहा कि मुझे बस थोड़ी बहुत 1 स्टार मैजिक आती है। मेरी बात सुनते ही ड्यूक ने अपना चश्मा उतार दिया और गंभीर होकर बोले कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर समय विनम्रता अच्छी बात नहीं होती। उनकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे सामने एक 5 स्टार मेज खड़ा है। उस लेवल का मेज मेरी असली ताकत आसानी से पहचान सकता था। मैंने तुरंत माफी मांगी। ड्यूक ने कहा कि वो मेरी वजह समझते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र और शक्ल देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं मैजिक ट्यूटर बनने लायक हूँ। मैंने सच बता दिया कि मैं एक मर्सनरी हूँ। ड्यूक ने कहा कि वो मेरे अतीत के बारे में सवाल नहीं करेंगे क्योंकि एलन ने खुद मुझे चुना है और उन्हें उसकी समझ पर भरोसा है। उन्होंने बताया कि मुझे उस एनेक्स में रहने की इजाजत होगी जहाँ देला रहती है और एक मेड मुझे वहाँ तक ले जाएगी। मैं जाने ही वाला था कि मैंने ड्यूक को रोककर कहा कि मुझे उनसे एक बात पूछनी है। उन्होंने इजाजत दी। मैंने कहा कि मैं एक मर्सनरी हूँ और मुझे देला को सिर्फ मैजिक ही नहीं बल्कि नोबल सोसाइटी के तौर तरीके भी सिखाने के लिए हायर किया गया है। ड्यूक ने पूछा कि इसमें नई बात क्या है। मैंने कहा कि इसी बात से जुड़ी मेरी एक रिक्वेस्ट है। उधर देला अपनी मेड की जिंदगी मुश्किल बना रही थी। वो हाथ में आने वाली हर चीज उठाकर फेंक रही थी और बेचारी मेड बार बार माफी मांग रही थी। आखिर में देला चिल्लाई कि उसके कमरे से बाहर निकल जाओ। उसने धमकी भी दी कि अगर मेड दोबारा उसके कमरे में आई तो वो उसका चेहरा खराब
कर देगी। इसी बीच जेडन और एलन बात कर रहे थे। जेडन ने पूछा कि उसने मुझे ही क्यों चुना। उसने कहा कि पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे कई फेमस मैजिक ट्यूटर्स हैं जो ड्यूप्लिन फैमिली के किसी मेंबर को पढ़ाने का मौका पाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसने ये भी कहा कि मेरे लिए देला को सिखाना आसान नहीं होगा क्योंकि मैं कॉमनर हूँ और वो नोबल है। एलन ने बताया कि उसने कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर मैजिक इंस्ट्रक्टर्स को बुलाया था, लेकिन एक एक करके सभी हार मान गए। इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने कहा कि भले ही मैं मर्सनरी हूँ, लेकिन मुझे नोबल कस्टम्स और कल्चर की अच्छी समझ है। तब जेडन ने बताया कि मेरे टीचर्स में से एक कभी एक फॉलन नोबल था और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। ये सुनकर एलन को समझ आया कि मेरी बैकग्राउंड के बावजूद मैं इतना रिफाइंड और पोलाइट क्यों हूँ। उसे लगा कि शायद मैं देला को बदल सकूं, लेकिन जेडन हंस पड़ा। उसने कहा कि एलन लोगों को पहचानने में अभी कमजोर है। उसने कहा कि मैं बचपन से सड़कों पर बड़ा हुआ हूँ और जवान होने से पहले ही मर्सनरी बन चुका था। फिर उसने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि ऐसी जिंदगी सिर्फ रिफाइनमेंट और काइंडनेस के सहारे जी जा सकती है। कुछ देर बाद एक मेड मुझे एनेक्स की तरफ ले गई। हम देला के कमरे के सामने पहुंचे। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही अंदर चला गया। फिर मैंने अपना परिचय दिया और उस नोबल लेडी को नमस्कार किया जिसे अब से मुझे मैजिक सिखानी थी। देला कमरे के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। मैं उसके कहने पर आगे बढ़ा, लेकिन जितना मैं उसके करीब जाता गया उसके चेहरे की मुस्कान उतनी ही सस्पिशियस लगने लगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मेरे ऊपर बदबूदार पानी से भरी एक बाल्टी उड़ेल दी। फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे सीवर रैट कहा, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं भरा। वो कुर्सी पर चढ़ गई ताकि सच में मुझे ऊपर से नीचे देख सके। फिर उसने दूसरी बाल्टी उठाई और उसमें भरा हुआ और भी गंदा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। उसने गर्व से कहा कि उसने ये सब पहले से तैयार करके रखा था। इतना सब होने के बाद भी मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। आखिरकार उसके पास पानी खत्म हो गया। जब उसे लगा कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो वो चिढ़ गई। उसने मुझे सीने पर लात मारी जिससे मैं पीछे की तरफ गिर गया। फिर उसने अपना एक जूता उतारकर मेरी तरफ फेंक दिया। वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने कहा कि मैं सिर्फ एक सीवर रैट हूँ और मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। देला के कमरे में आने से पहले मेरी ड्यूक ड्यूप्लिन से बात हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा था कि देला की समस्या आसानी से हल नहीं होगी, इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो उसकी पढ़ाई के मामले में मुझे पूरी अथॉरिटी देने के लिए तैयार है। अगले ही पल मैंने देला को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कुछ पल तक देला वही खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। उसे देखकर मुझे 3 साल पहले कड़िया के साथ हुई एक बात याद आ गई। सफर के दौरान मैंने उससे पूछा था कि अगर उसे ऐसा स्टूडेंट पढ़ाना पड़े जो प्यार और अच्छे व्यवहार को पूरी तरह ठुकरा दे तो वो क्या करेगी। कड़िया ने कहा था कि वो पहले उसे समझने की कोशिश करेगी, उसे अपनाएगी और धैर्य के साथ सही रास्ता दिखाएगी। मैंने कहा था कि उसकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में बहुत आइडियलिस्टिक है। फिर मैंने पूछा था कि अगर स्टूडेंट ये सब भी न चाहे तो। कड़िया मुस्कुराई और बोली कि एक टीचर का काम अपने स्टूडेंट को सही रास्ते पर ले जाना होता है। अगर समझाने और अपनाने से बात न बने तो शुरुआत का तरीका बदलना पड़ता है। मैंने पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसने सीधा जवाब दिया, ऐसा करो कि स्टूडेंट तुम्हारी बात न मानने से डरने लगे। वर्तमान में वापस आकर मैंने देला की तरफ देखा और कहा कि हर इंसान रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन का हकदार होता है। फिर मैंने उससे उठने के लिए कहा क्योंकि मुझे अपनी बात दोबारा कहना पसंद नहीं है। गुस्से में देला उठी और उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। फिर वो चिल्लाई, एक घटिया कॉमनर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने कहा, मुझे लोगों से अपनी बात दोबारा कहलवाना भी पसंद नहीं है। मेरी उम्मीद के उलट देला अचानक मुस्कुराने लगी। शायद उसे लगा कि अब उसने मुझे फंसा लिया है। उसने तुरंत जोर जोर से डॉन को आवाज लगानी शुरू कर दी। वो चिल्लाने लगी कि मैंने उस पर हमला किया है। कुछ ही पलों में डॉन और कई मेज कमरे में आ गए। सभी देला के पास दौड़े और उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं। फिर डॉन मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे पूछा कि आखिर मैं ड्यूप्लिन फैमिली की एक मेंबर पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। उसने ये भी कहा कि अगर ड्यूक को इस बात का पता चला तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। मैंने बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला। वो ड्यूक ड्यूप्लिन के हस्ताक्षर वाला आधिकारिक पत्र था। उसमें साफ लिखा था कि देला की शिक्षा की पूरी अथॉरिटी मुझे दी जाती है और
मैं उसे जैसे उचित समझूं वैसे सिखा सकता हूँ। जैसे ही डॉन ने वो पत्र पढ़ा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ड्यूक के हस्ताक्षर असली थे, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये खबर पूरे एस्टेट में बहुत जल्दी फैल गई। जब वैलेरियन को पता चला कि मैंने देला को थप्पड़ मारा है तो वो गुस्से में मेरे कमरे की तरफ आया। आते ही उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे मुक्का मार देगा, लेकिन उससे पहले ही रैग बीच में आ गया और उसने वैलेरियन को रोक लिया। उसने कहा कि लड़ाई करने से कुछ हल नहीं होगा और इस मामले पर शांति से बात करनी चाहिए। मैंने आराम से कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो ड्यूक ड्यूप्लेन की अनुमति से किया है। रैग ने भी मेरी बात का समर्थन किया और वैलेरियन को याद दिलाया कि मैं एलन का गेस्ट हूँ। अगर उसने मुझ पर हमला किया तो इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। सबसे बड़ी बात, उनके पिता पहले ही मेरे तरीके को मंजूरी दे चुके हैं। वैलेरियन ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और रैग को वहीं रुकने को कहा। कमरे से बाहर निकलते समय रैग ने धीरे से मुझसे कहा कि उसने पूरी घटना के बारे में सुन लिया है। उसके हिसाब से देला को सच में किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे उसकी गलतियों का एहसास करा सके, और कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैलेरियन कोई बेवकूफी नहीं करेगा। फिर भी मैं समझ सकता था कि रैग अंदर ही अंदर परेशान था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी वैलेरियन अपनी बहन का बचाव कर रहा था। कुछ मिनट बाद वैलेरियन मुझे एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ पहले देला रहती थी, उससे पहले कि उसे एनेक्स भेजा जाता। कमरे की लगभग हर दीवार पेंटिंग से भरी हुई थी। वैलेरियन ने चारों तरफ देखते हुए कहा कि देला को पहले ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो अक्सर उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाती थी। जब भी वो उसकी तारीफ करता, देला इतनी शर्माती थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता था। मैंने पेंटिंग्स को ध्यान से देखा तो मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। उनमें से कोई भी पेंटिंग पूरी न ही थी। वैलेरियन ने बताया कि देला हमेशा पेंटिंग्स के कुछ हिस्से खाली छोड़ देती थी और सिर्फ वही चीजें बनाती थी जो उसे इंटरेस्टिंग लगती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने मुझसे माफी मांगी कि पहले उसने गुस्से में गलत व्यवहार किया था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि वो मुझे इस कमरे में क्यों लाया है। वैलेरियन ने एक बार फिर कमरे की तरफ देखा और कहा कि वो चाहता है मैं समझूं कि देला कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे नफरत की जाए या जिसे सिर्फ मारकर सुधारा जाए। उसके मुताबिक देला हमेशा से ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे उसे ब्लड लाइन्स और नोबल स्टेटस का जुनून सवार हो गया और उसी जुनून ने उसे पूरी तरह बदल दिया। आखिरकार उसे मेन हाउस से हटाकर एनेक्स में भेज दिया गया। वैलेरियन ने माना कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि देला इतनी बदल कैसे गई, लेकिन उसने कहा कि वो किसी भी हालत में देला को मॉनेस्ट्री भेजे जाने से रोकना चाहता है। उसने बताया कि अगर देला सिर्फ 1 स्टार मैजिक भी सीख जाए तो उसे यकीन है कि वो अपने पिता को मना लेगा कि देला को परिवार के साथ रहने दिया जाए। फिर उसने पूरी ईमानदारी से मेरी तरफ देखा और कहा, देला को बचा लो। मैंने कमरे में बिखरी हुई किताबों की तरफ देखा तो मुझे एक दिलचस्प बात दिखाई दी। मैंने देखा कि देला ने किताबों के किनारों पर अपने हाथ से कई नोट्स और ऑब्जर्वेशंस लिख रखे थे। इसका मतलब था कि उसने मैजिक को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। मैंने ये भी देखा कि सबसे दूर वाली शेल्फ पर रखी किताबें स्कूल ऑफ रेगुलेशंस की थ्योरी बुक्स थी। वैलेरियन ने मेरी बात मान ली। उसने बताया कि ज्यादातर नोबल स्कूल ऑफ रेगुलेशन से पढ़ाई करते हैं। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसी रात देला अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी मैं एक बाल्टी पानी लेकर उसके कमरे में पहुंचा। अगले ही पल उसकी नींद खुल गई। मैंने उससे कहा, उठो। देला मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर कमरे से बाहर ले आया। हॉलवे में मौजूद मेड्स ये सब देखकर हैरान रह गई। कुछ शौक में थी, कुछ के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं देला को पूरे एस्टेट से बाहर खींचते हुए जंगल के अंदर ले गया। जब हम काफी अंदर पहुंच गए तब मैंने उसका हाथ छोड़ा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। देला तुरंत उठी और गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हें मैजिक सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ये काम इसलिए लिया क्योंकि मुझे घमंडी नोबल्स को उनकी औकात दिखाना पसंद है। ये सुनते ही देला वही रुक गई और मुझे घूरने लगी। मैंने आगे कहा, ट्यूटर बनना तो बस एक बहाना है, असली काम तो एरोगेंट नोबल्स को सीधा करना है। देला को अब भी लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी तलवार निकाली उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, सच कहूँ तो नोबल्स की चीखें सुनने में बड़ा मजा आता है। अब जाकर उसे समझ आया कि मैं
मजाक नहीं कर रहा। वो घबराकर बोली, तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद तुम बच जाओगे? मैंने आराम से कहा, बिल्कुल। वैसे भी तुम्हें मॉनेस्ट्री भेजने की तैयारी चल रही है। अगर तुम शिकायत भी करोगी तो शायद ही कोई तुम्हारी बात मानेगा। मैंने आगे कहा, और अगर कुछ उल्टा हो भी गया तो मैं अपनी जान देकर माफी मांग लूंगा। वैसे भी एक कॉमनर की जान की कोई खास कीमत नहीं होती। फिर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम चाहो तो भाग भी सकती हो सकता है तुम्हारा फैमिली मुझे थैंक यू ही बोल दे कि मैंने उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हटा दी। यही वो पल था जब देला को पहली बार लगा कि वो सच में मर सकती है। उसने बिना कुछ बोले पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। इस समझ आ गया था कि अगर वो एस्टेट की तरफ भागेगी तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा। इसलिए वो जंगल के और अंदर भागने लगी। शायद उसे जंगल का रास्ता अच्छी तरह पता था और वो मुझे चकमा देकर वापस लौटना चाहती थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो पहले से ही सोच रही है कि बाद में मुझे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे हाथ में एक फायर बॉल बन चुका था। उसे देखते ही देला की आंखें फैल गई। फायर बॉल एक 2 स्टार स्पेल था, इसलिए उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था कि एक मर्सनरी 2 स्टार मैजिक कैसे यूज कर सकता है। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैंने फायर बॉल उसकी तरफ फेंका, लेकिन जानबूझकर निशाना चूक गया। फायर बॉल उसके पास जाकर जोरदार धमाके के साथ फटा। धमाके की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा और देला डर के मारे कांप गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था और शायद मेरी वो मुस्कान धमाके से भी ज्यादा डरावनी थी। देला फिर से भागने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके उठने से पहले ही आइस एरोज उसकी तरफ उड़ने लगे। हर एरो उसे बस कुछ इंच से मिस कर रहा था। एक एरो उसके चेहरे के ठीक सामने जमीन में धंस गया। मैसेज बिल्कुल साफ था। अगर मैं चाहता तो उसे कब का मार चुका होता। मैंने आवाज लगाई, स्पीड अच्छी है तुम्हारी, ऑनेस्टली इम्प्रेसिव। इतने समय एनेक्स में रहने के बाद भी वो इतनी तेज भाग रही थी, लेकिन देला ने मेरी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी और भागती रही। धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी और साफ दिखने लगा कि अब वो मुझसे बच नहीं सकती। उधर मैं आराम से चलते हुए जंगल को देखने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये वही जंगल है जिसे मैंने देला की पेंटिंग्स में देखा था। बचपन से वो इसी जंगल में घूमती रही थी। बिना जाने ही वो जंगल में बहते मना को महसूस करती थी और उन्हीं एहसासों को अपनी पेंटिंग्स में उतार देती थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक मेरे पीछे हलचल हुई। देला वापस मेरी तरफ दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था और वो उसे मेरे सिर पर मारना चाहती थी। मैंने तुरंत तलवार की फ्लैट साइड से उस पत्थर को उड़ा दिया। पत्थर दूर जाकर गिरा और देला खुद जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत अच्छी है। ज्यादातर लोग ऐसी हालत में सिर्फ भागते रहते, लेकिन तुम्हें समझ आ गया कि भागकर बचना नामुमकिन है, इसलिए तुमने लड़ने का फैसला किया। वो पूरी तरह थक चुकी थी। उसमें अब भागने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने तलवार उसकी तरफ करते हुए पूछा, मरने से पहले कुछ कहना है? इतनी हालत होने के बाद भी उसका घमंड नहीं टूटा। उसने सिर उठाकर कहा, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। नोबल्स कभी कॉमनर्स के सामने नहीं झुकते। मैंने उससे पूछा, तुम ब्लड लाइन को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? पहली बार उसके जवाब में घमंड नहीं था। उसने कहा, अगर मेरी ब्लड लाइन भी चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उसने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, क्या तुम्हें लगता है मैंने मैजिक सीखने की कोशिश नहीं की? मैंने ना जाने कितनी बार कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लूं कुछ भी नहीं होता। जब मैजिक भी मुझसे चली गई और पेंटिंग भी, तब मेरे पास अपना कहने लायक कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ मेरी नोबल ब्लड लाइन ही बची है। अगर वो भी चली गई तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने लंबी सांस ली। फिर मैंने अपनी तलवार निकाली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैंने सब सुन लिया। देला ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसके चारों तरफ बर्फ की एक बैरियर बन चुकी थी और मेरी तलवार उसी बैरियर से टकराकर रुक गई थी। सबसे हैरानी की बात बैरियर नहीं थी। असली बात ये थी कि उस बैरियर की मना खुद देला के शरीर से निकल रही थी। वो उसे देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उधर मैंने आराम से अपनी तलवार वापस रख दी। फिर मैंने हल्का सा झुककर उसे कंग्रेचुलेशंस कहा और पहले के अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोल दिया। अब देला को राहत से ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। मैंने उसे समझाया कि जो अभी हुआ उसे पूरी तरह मैजिक नहीं कहा जा सकता। टेक्निकली ये सिर्फ मना मैनिफेस्टेशन था, लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि आखिरकार वो ये कर पाई थी। इतना सुनते ही देला जोर जोर से रोने लगी। इतने समय से जो फ्रस्ट्रेशन
टेंशन, कंफ्यूजन, डर और राहत उसके अंदर जमा थी, सब एक साथ बाहर निकल आई। जब वो थोड़ा शांत हुई तब मैंने जंगल में भागते समय लगी उसकी चोटों पर पट्टी बांधनी शुरू की। उसकी टांग पर बैंडेज करते हुए मैंने कहा कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से बिलोंग करती है। मैंने समझाया कि ज्यादातर नोबल्स को स्कूल ऑफ रेगुलेशंस के तरीके से मैजिक सिखाई जाती है, क्योंकि नोबल फैमिलीज वही तरीका फॉलो करती है, लेकिन आखिर में हर स्कूल का गोल एक ही होता है। फिर मैंने उसे उसकी असली प्रॉब्लम बताई। वो हमेशा स्कूल ऑफ रेगुलेशंस के तरीके से मैजिक सीखने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी नेचुरल टैलेंट स्कूल ऑफ द वाइल्ड की थी। इसलिए शुरुआत से ही उसका तरीका गलत था और वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। देला ने पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से बिलोंग करती है। मैंने कहा कि वो बचपन से ही नेचर में बहने वाली मना को नेचुरली महसूस कर लेती थी। बिना जाने ही वो उन्हीं एहसासों को अपनी पेंटिंग्स में उतार देती थी, इसलिए उसकी पेंटिंग्स इतनी जिंदा लगती थी। स्कूल ऑफ द वाइल्ड वाले मेजेस अक्सर बचपन से ही नेचर और मना को महसूस करने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर को खुद इसका एहसास भी नहीं होता। उसकी टांग पर बैंडेज बांधने के बाद मैं खड़ा हो गया और कहा कि अब वो आराम से चल सकती है। फिर मैंने उससे कहा कि पहली बार मना मैनिफेस्ट करना सबसे बड़ा स्टेप था। अगले दिन से मैं उसे नेचुरली मना कंट्रोल करना सिखाऊंगा। मेरी उम्मीद के उलट देला ने मुझे थैंक यू कहा। उसके बाद मैंने कहा कि अब वापस एस्टेट चलते हैं। वापस जाते समय मैंने उससे उसके पुराने कमरे में लगी सनसेट वाली पेंटिंग के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। ये सुनकर देला थोड़ी शर्मा गई और बोली कि वही उसकी मास्टरपीस है। फिर उसने बताया कि मैं पहला इंसान हूँ जिसे पता चला कि वो पेंटिंग सच में पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह उठते ही देला ने फिर से मना मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार ट्राई किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। परेशान होकर वो कमरे से बाहर निकली। जैसे ही बाहर आई उसकी टक्कर पानी की बाल्टी लेकर जा रही एक मेड से हो गई। पूरी बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर गया। मेड का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गई और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए देला ने सिर्फ इतना कहा, आगे से ध्यान से चला करो। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। मेड वही खड़ी रह गई क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में दूसरी मेड्स वहां आ गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। मेड ने बताया कि देला ने उसे डांटा तक नहीं, बस ध्यान से चलने को कहा और चली गई। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उधर मैं अभी भी आराम से सो रहा था, तभी कोई लगातार मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगा। लगता था देला ने तय कर लिया था कि अब किसी को चैन से सोने नहीं देगी। शोर सुनकर डॉन भी वहां आ गया और उसने देला को शांत रहने और एक नोबल लेडी की तरह बिहेव करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मैंने आधी नींद में दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए? देला ने तुरंत कहा कि मैं उसे मना कंट्रोल करना सिखाऊं। जैसे ही डॉन ने सुना कि देला ने मना मैनिफेस्ट कर लिया है, वो शॉक में जम गया। लेकिन मुझे उस समय सिर्फ अपनी नींद की पड़ी थी। मैंने उसे कुछ सिखाने की बजाय दरवाजा बंद कर दिया और कहा, दोपहर में आना। इतना कहकर मैं वापस जाकर सो गया। देला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो काफी देर तक दरवाजा पीटती रही और मुझे बाहर आने के लिए बोलती रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। अच्छी नींद भी जरूरी होती है। काफी देर बाद रेग ने मेज को देला के बदलते बिहेवियर के बारे में बात करते हुए सुन लिया। धीरे धीरे ये बात पूरे एस्टेट में फैल गई। कुछ ही समय बाद वलीरियन ने ड्यूक ड्यूप्लेन को बताया कि देला ने मना मैनिफेस्ट कर लिया है। ये खबर हेड बटलर की तरफ से आई थी, इसलिए इसे अफवाह कहकर टाला नहीं जा सकता था। ये सुनकर ड्यूक ने राहत की सांस ली, लेकिन रेग अभी भी शांत था। उसने कहा कि सब लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हैं। मना मैनिफेस्ट करना बड़ी बात जरूर है, लेकिन इससे देला की पुरानी गलतियां मिट नहीं जाती। उसकी बात सुनकर वैलेरियन चिढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेग अभी भी इतना ठंडा बिहेवियर क्यों कर रहा है। रेग ने कहा कि सिर्फ एक बार मना मैनिफेस्ट कर लेना काफी नहीं है। इससे फैमिली का देला को कॉन्वेंट भेजने वाला फैसला अपने आप खत्म नहीं हो जाता। बात वही खत्म हो गई, लेकिन साफ था कि दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपनी सोच नहीं बदली थी। उस दोपहर आखिरकार मैंने तय किया कि अब देला की ट्रेनिंग शुरू करने का समय आ गया है। जब मैं उसे ढूंढते हुए पहुंचा, वो अकेली बैठी उदास चेहरा बनाए हुई थी। मैंने मजाक में कहा कि उसे देखकर लग रहा है जैसे वो मुंह फुलाकर बैठी हो। देला ने तुरंत कहा कि वो मुंह नहीं फुलाए बैठी, बल्कि गुस्से में है। मैंने हंसते हुए कहा कि मूड का नाम बदल देने से
मूड नहीं बदल जाता। जितना मैं उसे छेड़ता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार वो खड़ी हो गई और जोर से बोलने ही वाली थी कि तभी उसने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखा। अगले ही पल वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। लगता था जंगल वाली ट्रेनिंग उसकी यादों में अभी भी ताजा थी। मैं बैठ गया और उसे समझाया कि सिर्फ मना मैनिफेस्ट कर लेने का मतलब ये नहीं कि अब वो बिना सोचे समझे उसे यूज करना शुरू कर दे। अगर वो खुद पर ज्यादा दबाव डालेगी तो उसका नुकसान उसी को होगा। मैंने कहा कि ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ। मैंने उसे बताया कि सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आराम करना भी है, क्योंकि वो अब काफी आराम कर चुकी थी, इसलिए अब पढ़ाई शुरू करने का समय था। देला ने मुंह बनाते हुए मुझे बोरिंग और बहुत ही सीरियस मैजिक टीचर कहा। मैंने शांत चेहरे से पूछा कि क्या वो चाहती है मैं उसे थोड़ा अलग तरीके से सिखाऊं। मेरी ये बात सुनते ही उसे जंगल वाली सारी बातें याद आ गई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वैसा कुछ दोबारा हो, इसलिए उसने तुरंत अपना एटीट्यूड ठीक कर लिया। मैंने कहा कि आज का लेसन सिर्फ मना मैनिफेस्टेशन पर होगा। जब वो अपनी मर्जी से कभी भी मना मैनिफेस्ट कर पाएगी तब 1 स्टार मैजिक सीखना उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। मैंने ये भी समझाया कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड का कोई सख्त रूल या फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए ये सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेहतर स्कूल माना जाता है। स्कूल ऑफ रेगुलेशंस की तरह यहाँ हर चीज बंधी हुई नहीं होती, बल्कि यहाँ फ्रीडम और अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैंने देला से कहा कि सर कहो तो वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देला ने हैरानी से पूछा कि मेरा मतलब क्या है। मैंने कहा कि उसकी फ्री स्पिरिटेड पर्सनालिटी इस स्कूल के साथ बहुत अच्छी तरह मैच करती है। ऊपर से उसकी रगों में ड्यूप्लेन फैमिली का ब्लड भी बह रहा है, चाहे उसे पसंद आए या नहीं, लेकिन उसके अंदर टैलेंट भर भर कर है। मेरी बात सुनते ही देला का चेहरा लाल हो गया। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैंने साफ कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने मौत जैसे दबाव के बीच इंस्टिंक्टिवली आइस बैरियर बना लिया था। सिर्फ यही बात उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का सबसे बड़ा प्रूफ थी। कुछ देर सोचने के बाद देला ने अपना कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब वो जीनियस है। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा कि टैलेंट होना और जीनियस होना हमेशा एक ही बात नहीं होती, लेकिन देला मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसके हिसाब से टैलेंट और जीनियस दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। उधर रेग ने हमारी ट्रेनिंग का थोड़ा हिस्सा देख लिया था, लेकिन खुश होने की बजाय उसके चेहरे पर इरिटेशन और भी बढ़ गई। उसे देला की इतनी तेज प्रोग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगली सुबह देला मेरे पूरी तरह जागने से पहले ही मेरे कमरे में घुस आई। उसने बड़े गर्व से बताया कि अब वो अपनी मर्जी से मना मैनिफेस्ट कर सकती है। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो अभी भी मना की डायरेक्शन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगले कुछ दिनों में उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो गई। हर दिन वो कुछ नया सीखती और हर दिन पहले से ज्यादा एक्साइटेड हो जाती। एक दोपहर में एनेक्स से बाहर निकला और पेड़ के नीचे बैठकर वो किताब पढ़ने लगा जो ड्यूक ड्यूप्लेन ने मुझे दी थी। काफी दिनों बाद मुझे थोड़ा चैन मिला था। तभी देला वहां आ गई। उसने आते ही पूछा कि क्या उसके फादर ने मुझे ये किताब इसलिए दी है ताकि मैं काम करने से बच सकूं। मैंने कहा हाँ, मुझे भी लगता है यही असली रीजन है। देला ने मेरी बेकार बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस एनेक्स की तरफ खींचने लगी ताकि मुझे अपना नया स्किल दिखा सके। कुछ समय बाद मुझे वैलेरियन की तरफ से बुलावा आया। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो उसने मुझे अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद उसने पूछा कि आजकल देला कैसी कर रही है। मैंने कहा कि उसकी प्रोग्रेस लगातार हो रही है, लेकिन 1 स्टार मैजिक पूरी तरह सीखने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वैलेरियन ने सिर हिलाया और बताया कि उसकी मदर एक सोशल गैदरिंग में गई हुई थी, लेकिन अगले हफ्ते वापस आने वाली है। फिर उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने मुझे वार्निंग दी कि उनकी मदर के सामने थोड़ा संभल कर रहना। बहुत से नोबल्स को ये पसंद नहीं आता कि कोई कॉमनर किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हो। उसने पूछा कि क्या मैं उसकी बात समझ गया हूँ। मैंने कहा कि मैं उसकी वार्निंग याद रखूंगा। फिर मैंने पूछा कि उसने मुझे आखिर बुलाया किस लिए है। वैलेरियन खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने कहा कि भविष्य में वही हाउस ड्यूप्लेन का हेड बनेगा, इसलिए उसे लगता है कि फैमिली के हर मेंबर को अपनाना और सपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा करने के लिए सिंसेरिटी सबसे जरूरी होती है। प्रॉब्लम यह है कि इंसानों का दिल जितना बाहर से दिखता है, अंदर से उतना आसान नहीं होता। उनके थॉट्स, डिजायर्स और वैल्यूज को समझना कई बार नामुमकिन हो जाता है। उसने कहा कि अगर सब लोग एक जैसी सोच रखते तो जिंदगी बहुत आसान होती, लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं है। अब तक मैं पूरी
तरह कंफ्यूज हो चुका था। मैंने बीच में रोककर पूछा कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। वैलेरियन ने परेशान चेहरे के साथ असली बात बताई। उसने कहा कि अब देला उसके साथ समय नहीं बिताती। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने याद किया कि बचपन में देला हमेशा उसे बड़ी प्यारी स्माइल के साथ ग्रीट करती थी। उसने उदास होकर पूछा कि वो छोटी सी प्यारी देला आखिर कहाँ चली गई और क्या उसे फिर कभी वैसी देला वापस मिलेगी। फिर वो आंसू भरी आंखों के साथ मेरे पास आया और पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे देला फिर से उसे पसंद करने लगे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले बाहर से देला जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाने लगी। वैलेरियन ने कहा कि जवाब तो बिल्कुल साफ है। पूरे एस्टेट में सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान हूँ जिसके पीछे देला अपनी मर्जी से घूमती है। मैं बाहर जाने ही वाला था कि उसने मुझे रोक लिया। उसने एक डॉल निकाली जो उसने देला के लिए खुद बनाई थी और बड़े गर्व से मुझे दिखाई। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि वो डॉल किसी गिफ्ट से ज्यादा किसी कर्स्ड आर्टिफैक्ट जैसी लग रही थी। मैंने सच में उससे पूछ लिया कि क्या वो किसी को ब्लेसिंग देना चाहता है या डरा कर भूत बना देना चाहता है। मेरी बात सुनते ही वैलेरियन का चेहरा उतर गया। रोने से खुद को रोकते हुए उसने माना कि ऐसी चीजें बनाना उसके बस की बात नहीं है। कुछ समय बाद देला की मदर अपनी यात्रा से वापस लौट आई। उन्होंने मुझसे मिलते ही मेरे काम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मेरे बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे एक गिफ्ट देना चाहती है। तभी मैंने एक जरूरी बात साफ कर दी। मैंने कहा कि मेरा किसी भी नोबल हाउस से कोई संबंध नहीं है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तब मैंने बिल्कुल सीधी बात कही। मैंने बताया कि मैं एक कॉमनर हूँ। ये सुनते ही वो वही की वही रुक गई। एक हफ्ता पहले एलन भी मुझसे मिलने आई थी। उसने अब तक देला के लिए जो कुछ मैंने किया था उसके लिए मुझे धन्यवाद कहा। फिर उसने बताया कि वो जल्द ही एबेलस्टीन वापस लौटने वाली है। इसका मतलब देला पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी में रहने वाली थी। बाद में जेडन भी मुझसे गुड बाय कहने आया और हमेशा की तरह उसने आधे समय तक मेरा मजाक ही उड़ाया। जेडन ने जाते जाते मुझसे कहा कि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करूं और एबेलस्टीन वापस आ जाऊं, वरना जो कुछ हुआ है वो सुनकर पाइन पागल हो जाएगी। उसके बाद मैंने एलन और जेडन को अलविदा कहा और दोनों अपनी कैरेज में बैठकर निकल गए। वो लोग काफी दूर निकल चुके थे कि तभी एलन को अचानक एक जरूरी बात याद आई। वो मुझे ये बताना ही भूल गई थी कि देला की मदर एक हफ्ते के अंदर वापस आने वाली है। जेडन ने पूछा कि इसमें चिंता वाली क्या बात है। तब एलन ने बताया कि देला की मदर गुस्से की चलती फिरती मिसाल है। अगर उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वो किसी की भी नहीं सुनती। उधर वर्तमान में देला की मदर सीधे ड्यूक ड्यूप्लेन के ऑफिस में पहुंच गई। अंदर जाते ही उन्होंने पूछा कि आखिर देला का ट्यूटर एक कॉमनर को क्यों बनाया गया। ड्यूक ड्यूप्लेन ने थके हुए चेहरे के साथ उनसे आवाज धीमी रखने को कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। उन्होंने कहा कि देला उनकी सबसे छोटी बेटी है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूक ने शांत होकर जवाब दिया कि उन्हें भी ये अरेंजमेंट ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जितने भी रिस्पेक्टेड ब्लड लाइन वाले क्वालिफाइड टीचर्स आए थे वो सब आखिर में देला को छोड़कर चले गए। अब उनके पास ज्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं थे। लेकिन उनकी वाइफ इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसी नोबल लड़की को एक मर्सनरी से पढ़वाना बिल्कुल गलत है। ड्यूक ने समझाया कि अच्छे मैजिक टीचर्स मिलना आसान नहीं होता। ऊपर से एलन ने खुद मुझे रेकमेंड किया था, फिर भी उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। उनके हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठने वाले इंसान का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूक के भाई फ्लॉम को बुला लिया जाए। पिछली बार वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब शायद उनके पास समय हो। ड्यूक ने उन्हें हैरानी से देखा और पूछा कि क्या वो सच में पूरे टेरिटरी को संभालने वाले आदमी को सिर्फ देला का प्राइवेट ट्यूटर बनाने के लिए उसके काम से हटाना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि एबेलस्टीन कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे लापरवाही से चलाया जा सके, लेकिन देला की मदर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि सोशल स्टेटस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उनके मुताबिक नोबल सोसाइटी किसी बैटलफील्ड से कम खतरनाक नहीं होती। उन्होंने कहा कि ट्यूटर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि एक नोबल को सोसाइटी के लिए तैयार करना भी होता है। अगर देला को एक कॉमनर मर्सनरी पढ़ाएगा और बाद में वो नोबल सोसाइटी में जाएगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसी बीच वैलेरियन ने बीच में आकर अपनी मदर को शांत होने के लिए कहा। उसने याद दिलाया कि वो यहाँ अपने हस्बैंड से लड़ने नहीं आई है, लेकिन उसकी मदर ने तुरंत
उसे चुप रहने को कहा। उनके हिसाब से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। तभी रेग भी बातचीत में शामिल हो गया। उसने कहा कि असली सवाल ये नहीं है कि मैं कॉमनर हूँ या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या मैं इस काम के लायक हूँ। उसने माना कि किसी कॉमनर का नोबल का मैजिक ट्यूटर बनना अनयूजुअल जरूर है, लेकिन अगर उसके पास एबिलिटी है तो उसका स्टेटस मायने नहीं रखना चाहिए। रेग ने कहा कि किसी टीचर को परखने का सबसे आसान तरीका उसके स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है। वो आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ड्यूक ड्यूप्लिन ने उसे रोक दिया। ड्यूक ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैजिक के मामले में मैं बिल्कुल असली एक्सपर्ट हूँ। रेग ने ड्यूक की बात मान ली, लेकिन उसने एक और आइडिया रखा। उसने कहा कि देला का एक मैजिक स्पार कराया जाए। अगर मैं सच में कैपेबल टीचर हूँ तो अब तक देला में साफ इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। ड्यूक के पास इस बात का कोई आसान जवाब नहीं था। रेग अपनी बात मनवाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही गोल था। वेलेरियन तुरंत उसके पीछे गया और पूछा कि आखिर वो देला को चैलेंज देकर क्या साबित करना चाहता है। रेग रुक गया और अपने भाई की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि देला बदल गई है? उसने उसे याद दिलाया कि पिछले कई सालों में देला ने क्या क्या किया था। वेलेरियन ने जवाब दिया कि इससे एक बात नहीं बदलती, देला अभी भी उनकी बहन है। उसकी रगों में भी वही फैमिली का ब्लड बहता है, इसलिए उनका काम उसे सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना है। ये सुनकर रेग का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा कि देला अब बैड ब्लड बनती जा रही है। उसके हिसाब से उसके एक्शंस पूरे ड्यूप्लिन फैमिली को नीचे गिरा सकते हैं। अगर उसे ऐसे ही नोबल सोसाइटी में भेज दिया गया तो पूरा हाउस मुश्किल में पड़ जाएगा। वेलेरियन ये सुनकर पूरी तरह चौंक गया। उसे कभी एहसास ही नहीं था कि रेग के मन में देला को लेकर इतनी कड़वाहट है। रेग ने बस मुड़कर कहा कि सबसे पहले हद देला ने ही पार की थी, इसी वजह से आज वो एनेक्स में सबसे अलग रह रही है। अगली सुबह देला हाथ में आने वाले मैजिक स्पार का नोटिस लेकर मेरे कमरे में घुस आई। आते ही उसने कहा कि अगर वो हार गई तो मुझे उसके टीचर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। मैंने शांत होकर कहा कि मुझे पहले से ही इस बात का पता है। फिर मैंने याद दिलाया कि रेग एक एक्सपीरियंस्ड 1 स्टार मेज है। मेरी बात सुनते ही देला मुझे घूरने लगी। फिर वो जोर से चिल्लाई और बोली, बस तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है, तुम्हारी जॉब दाव पर लगी है। मैंने आराम से जवाब दिया, मैं एक मर्सनरी हूँ, काम लेता हूँ, पूरा करता हूँ, पेमेंट लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मैंने बिल्कुल सीए। सूली कहा कि मुझे तो पहले ही जरूरत से ज्यादा पेमेंट मिल चुकी है। मेरी ये बात सुनकर देला पूरी तरह चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। एक हफ्ते बाद आखिरकार मैजिक स्पार का दिन आ गया। अरीना पूरी तरह तैयार था और ड्यूप्लिन फैमिली के कई इंपॉर्टेंट मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। जैसे जैसे मेहमान आने लगे मैंने ड्यूक ड्यूप्लिन का स्वागत किया। ड्यूक मुझे देखकर हैरान थे क्योंकि मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो सोचने लगे कि मैं सच में इतना फियरलेस हूँ या फिर अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा रखता हूँ। जो भी हो, इससे उनका यकीन और मजबूत हो गया कि मैं फैमिली के लिए एक वैल्यूएबल इंसान हूँ। उधर रेग भी अरीना में उतर चुका था। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वो देला को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। उसके हिसाब से देला को अपने पुराने एक्शंस का ऐसा एहसास होना चाहिए कि उसे जिंदगी भर पछतावा रहे। स्पार शुरू होने से पहले देला ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे सच में उसके फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है जब तक मुझे पेमेंट मिल रही है। मैंने कहा कि वो सबसे जरूरी बात समझ ही नहीं रही। उसकी मैजिक एबिलिटी हर दिन तेजी से बढ़ रही थी। भले ही वो अभी तुरंत 1 स्टार मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन हर दिन अपने गोल के और करीब पहुंच रही है। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि उसकी रगों में हाउस ड्यूप्लिन का ब्लड बहता है। देला ने हैरानी से पूछा कि मैं अचानक ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं उसे पहले भी बता चुका हूँ कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड पूरी तरह सेल्फ डिस्कवरी पर बेस्ड है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से में पूछा, इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर तुम मुझे फिलॉसफी क्यों समझा रहे हो? आखिरकार देला शांत हो गई। फिर पहली बार उसने दिल की बात कही। उसने माना कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैजिक सीखना जारी रखना चाहती है और सबसे ज्यादा वो मुझसे ही सीखना चाहती है। उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि उसे कोई दूसरा टीचर नहीं चाहिए। मैंने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर जवाब दिया। मैंने कहा कि नोबल्स के मैजिक स्पार के रूल्स और ट्रेडिशंस के बारे में मुझे लगभग कुछ भी नहीं पता। आखिर मैंने कभी ऐसे स्पार में हिस्सा लिया ही नहीं था, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी तरह पता थी, मुझे लड़ाई जीतना आता था। फिर मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम जीतने के लिए तैयार हो? मेरी बात सुनते ही देला के दिमाग
दिमाग में हारने के बाद की सारी बातें घूमने लगी। एनेक्स, कॉन्वेंट और अपने फैमिली की निराश नजरें। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये स्पार सच में उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में पूरा डिटर्मिनेशन था। उसने कहा, बस ये पक्का कर दो कि मैं जीतूं। वर्तमान में देला अरीना के अंदर उतर चुकी थी। वो वहां रैग की छोटी बहन बनकर नहीं खड़ी थी, ना ही हाउस ड्यूप्लेन की सबसे छोटी बेटी बनकर। वो वहां मेरी स्टूडेंट और एक मेज बनकर खड़ी थी। जब दोनों अपनी अपनी जगह पर आ गए तब डॉन आगे आया और उसने रूल समझाए। उसने बताया कि ये स्पार एबेलस्टीन कैलबरा सैलोन के हाई रैंकिंग मेजर्स वाले रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। जो सबसे पहले जनरल पालम्स प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल एक्टिवेट करेगा वही हार जाएगा। रूल्स समझाने के बाद डॉन ऑफिशियली मैच शुरू होने का ऐलान कर दिया। वैसे जनरल पालम्स प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल एक बहुत महंगा मैजिकल एक्सेसरी था। अगर उसे पहनने वाले को कोई सीरियस चोट लगने वाली होती तो उसका एन्चांटमेंट अपने आप एक्टिवेट होकर उसकी रक्षा कर लेता था। ये सब देखते हुए मुझे पहली बार अपनी आंखों से नोबल्स का लड़ने का तरीका देखने का मौका मिला। मैच की टाइम लिमिट सिर्फ 10 मिनट थी, लेकिन रैग की स्टांस देखकर साफ लग रहा था कि उसका इरादा 10 मिनट तक लड़ने का बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ड्यूल शुरू हुआ, रैग ने तुरंत स्पेल चांट करना शुरू कर दिया। उसका इरादा साफ था, वो देला को मौका मिलने से पहले ही खत्म करना चाहता था। अगले ही पल एक पावरफुल स्पेल उसकी तरफ उड़क आया। देला ने तुरंत उसे डॉज किया और अपनी जगह बदल ली। रैग ने चिढ़कर जीभ दबाई और एक के बाद एक लगातार स्पेल्स छोड़ने लगा, लेकिन देला लगातार मूव करती रही। हर बार स्पेल उसके पास पहुंचने से पहले वो अपनी पोजीशन बदल देती। दूर से ही मैं समझ सकता था कि उसका मना कंट्रोल पहले से कई गुना बेहतर हो चुका है, लेकिन असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मामले में वो अभी भी बिल्कुल बिगिनर थी। आखिरकार रैग का एक अटैक उसे कॉर्नर कर गया। देला ने तुरंत अपने सामने आइज बैरियर बना ली। ये देखकर रैग साफ हैरान हो गया। देला कोई प्रॉपर स्टार रैंक स्पेल यूज नहीं कर रही थी। उसे लगा ये बैरियर बस एक सस्ती ट्रिक है, इसलिए उसने पूरी ताकत से उसे तोड़ने का फैसला किया। अगले ही पल उसने पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्पेल छोड़ दिया। उसी समय देला को हमारी ट्रेनिंग याद आ गई। मैंने उसे बताया था कि मर्सनरीज नोबल्स की तरह नहीं लड़ते, उनके लिए सिर्फ जीत मायने रखती है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वो अलग तरीके से जीतती है तो लोग उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आखिर में जीत उसी की हुई तो बाकी बातें कोई मायने नहीं रखती। तब मैंने उससे पूछा था कि क्या वो ऐसी जीत स्वीकार कर पाएगी, और उसने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया था। वापस अरीना में देला ने अपनी आइस बैरियर वही छोड़ दी और रैग का हमला लगने से पहले ही दौड़ पड़ी। ट्रेनिंग के दौरान मैंने उसे समझाया था कि बहुत से मर्सनरीज अपने से ताकतवर दुश्मनों को भी हरा देते हैं। वजह सिर्फ इतनी होती है कि वो लड़ाई में अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। रैग लगातार लॉन्ग रेंज अटैक्स करता रहा, दूसरी तरफ देला लगातार मूव करती रही। मैंने उसे सिखाया था कि बैटलफील्ड को कंट्रोल करना मैजिक कंट्रोल करने जितना ही जरूरी होता है। मर्सनरीज जमीन का फायदा उठाते हैं, आसपास की हर चीज का फायदा उठाते हैं, और सबसे जरूरी, जैसे ही सामने वाला अपनी गार्ड नीचे करता है वो उसी पल हमला कर देते हैं। एक और स्पेल देला की तरफ आया। उसने आइस बैरियर बनाकर उसे रोक लिया, लेकिन उसी समय दूसरी डायरेक्शन से एक और अटैक उसकी तरफ आ चुका था। इस बार देला उसे देख नहीं पाई। स्पेल सीधा जाकर उससे टकराया। पूरे अरीना में जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। ऑडियंस एकदम घबरा गई। देला की मदर तुरंत खड़ी हो गई। उन्हें पूरा यकीन था कि देला हार चुकी है। उन्होंने डॉन से जोर से कहा कि तुरंत मैच रोक दो, लेकिन ड्यूक ड्यूप्लेन बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि बैठ जाओ, ड्यूल अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने हैरानी से ड्यूक की तरफ देखा। उनके हिसाब से सबने अपनी आंखों से देला को सीधा अटैक लगते देखा था। ड्यूक ने समझाया कि अगर देला को सच में डिसाइसिव डैमेज हुआ होता तो जनरल पालम्स प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल उसी समय एक्टिवेट हो चुका होता। उसी दौरान ड्यूक ने एक और दिलचस्प बात नोटिस की। एक्सप्लोजन देखकर जहां बाकी सब लोग घबरा गए थे, वहीं मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। बस इसी बात से ड्यूक समझ गए कि मुझे पहले से पता था देला की तनी आगे बढ़ चुकी है। उधर रैग भी बेचैन होने लगा। जनरल पालम्स प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे वाले प्लेटफॉर्म में दरार पड़ रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले नीचे से
कई आइस स्पीयर्स बाहर निकल आए। उसने किसी तरह उन्हें डॉज किया। तभी उसे समझ आया कि देला क्या कर रही है। वो प्लेटफॉर्म के नीचे से अटैक कर रही थी। नॉर्मली अगर कोई प्लेटफॉर्म छोड़ देता तो उसे तुरंत हार मान लिया जाता। रेग ने तुरंत डॉन की तरफ देखा। उसे लगा कि अब मैच रोक दिया जाएगा, लेकिन डॉन बिल्कुल चुप खड़ा रहा। ड्यूअल पहले की तरह चलता रहा। तभी रेग को समझ आया कि प्लेटफॉर्म के नीचे वाला हिस्सा भी अरीना का ही पार्ट माना जाता है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि एक और आइस स्पीयर नीचे से उसकी तरफ आ गया। उसने फिर डॉज किया। उसके बाद एक और अटैक आया, फिर एक और फिर एक और। अटैक्स बिना रुके लगातार आते रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे देला दिखाई ही नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ देला आराम से बार बार अटैक करती जा रही थी, जब तक कि कोई अटैक लग न जाए। पहली बार रेग को पूरी तरह समझ आया कि आखिर हो क्या रहा है। देला बिना नोबल एटिकेट की जरा भी परवाह किए लड़ रही थी। तभी दोनों की नजरें मिली। देला के चेहरे का एक्सप्रेशन देखते ही रेग सब समझ गया। देला के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ देला की स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, इसके पीछे मेरा हाथ भी था, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह मैं उसे लड़ना सिखाता था। ये समझते ही रेग ने भी तय कर लिया कि अब वो भी सारे रूल्स और ट्रेडिशंस की परवाह नहीं करेगा। रेग ने अपना कोट उतार दिया और पूरी सीरियसनेस के साथ लड़ने की तैयारी करने लगा। ऑडियंस में बैठी देला की मदर ये सब देखकर हैरान रह गई। उनकी बेटी प्लेटफॉर्म के नीचे किसी सुरंग में रहने वाले मॉन्स्टर की तरह रेंगते हुए लड़ रही थी। उन्होंने तुरंत मैच रोकने की मांग की, लेकिन ड्यूक ड्यूप्लेन ने साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ था, इसलिए ड्यूअल जारी रहेगा। उधर प्लेटफॉर्म के नीचे देला अपनी खास मना सेंसिटिविटी का पूरा फायदा उठा रही थी। वो अपने आसपास बहने वाली मना को साफ महसूस कर सकती थी। उसी की मदद से वो लगातार रेग की तरफ अटैक्स कर रही थी। रेग अब पूरी तरह डिफेंसिव हो चुका था। उसके पास लंबे इनकेंटेशंस बोलने का समय ही नहीं बच रहा था। ज्यादातर समय वो बस आने वाले अटैक से बचने के लिए इधर उधर कूद रहा था। जब उसे लगा कि वो धीरे धीरे कॉर्नर हो रहा है, तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के बीच में लगे एक बड़े सपोर्ट पोल पर पड़ी। ठीक उसी समय देला को अचानक उसकी मना महसूस होना बंद हो गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका भाई कुछ करने वाला है। फिर भी उसे पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि जैसे ही रेग अगली बार स्पेल कास्ट करना शुरू करेगा, वो उसके पूरा होने से पहले ही हमला कर देगी। उधर रेग भी अपनी तरफ से एक कंक्लूजन पर पहुंच चुका था। उसे समझ आ गया कि जहां वो खड़ा है वहां से देला उसकी मना को ठीक से ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन उसी जगह खड़े होकर वो खुद भी आराम से स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकता था। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बिना कोई इनकेंटेशन बोले पूरे बैटलफील्ड को ही बदल देना। उसने एक रेंज्ड अटैक सीधे सपोर्ट पोल की जड़ पर मार दिया। पोल तुरंत टूट गया और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। उसी इम्पैक्ट का फायदा उठाकर रेग ने अरीना का एक बड़ा हिस्सा ही तोड़ दिया। फिर वो खुद भी नीचे कूद गया। अगर देला प्लेटफॉर्म के नीचे लड़ना चाहती थी तो अब वो वही लड़ाई करेगा। धूल और मलबे के बीच उसे देला की हलचल दिखाई दी। उसने तुरंत उसकी तरफ आइस एरो छोड़ दिया। देला ने किसी तरह उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और एग्रेसिव हो गए थे। पहली बार देला के दिल में सचमुच डर पैदा हुआ। रेग को अब एक और बात समझ आ गई थी। सीएल उस रेंज में एडवांटेज उसी के पास था। उसे सिर्फ एक साफ हिट की जरूरत थी, लेकिन देला का फेयर फाइट करने का कोई इरादा नहीं था। रेग कुछ समझ पाता उससे पहले देला सीधा उसकी तरफ दौड़ी और उसके सीने पर जोरदार किक मार दी। वो एक घुटने पर आ गिरा। रेग अभी संभल ही रहा था कि देला ने मुट्ठी भर धूल उठाकर सीधे उसकी आंखों में फेंक दी। उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी और उसकी नजर पूरी तरह धुंधली हो गई। जैसे ही देला ने देखा कि वो कुछ पल के लिए कुछ देख नहीं पा रहा, उसने लड़ाई जारी रखने की बजाय तुरंत वहां से निकलकर दोबारा ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ना ही बेहतर समझा। रेग को तुरंत समझ आ गया कि आखिर देला ऐसा क्यों कर रही है। उसकी मना अब लगभग खत्म होने वाली थी, इसलिए वो जीतने के लिए हर पॉसिबल ट्रिक इस्तेमाल कर रही थी। फिर भी रेग को यकीन था कि वो नहीं हार सकता। आखिर ये ड्यूअल ही इस बात की परीक्षा थी कि देला इस फैमिली के लायक है या नहीं। वो दोनों के बीच का फर्क साफ साबित करना चाहता था। कुछ देर बाद रेग भी वापस अरीना के ऊपर आ गया। जैसे ही देला ने उसे बाहर आते देखा, उसे मेरी ट्रेनिंग की एक बात याद आ गई। मैंने उससे कहा था कि मना को पेंट की तरह सोच
सोचो और अपने स्पेल कास्टिंग को ब्रश की तरह। मैजिक बनाने के लिए उसे अपने आसपास बह रही मना को इकट्ठा करके अपने दिमाग में उसकी पूरी इमेज बनानी होगी। जब वो इमेज पूरी हो जाएगी तभी वो हकीकत बनकर सामने आएगी। उस समय वो मेरी मना डेमोन्स्ट्रेशन देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन अब जब हार उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी उसने मेरी वही बात याद की। उसने अपनी सारी सेंसेस फैलाकर आसपास की मना को महसूस किया। धीरे धीरे सारी मना उसकी उंगलियों पर इकट्ठी होने लगी। उसने अपने दिमाग में बनी इमेज के हिसाब से उसे सावधानी से शेप देना शुरू किया। कुछ ही पल बाद उसके सामने एक बेहद रिफाइंड आई स्पेयर बनकर तैयार हो गया। ऑडियंस ने तुरंत महसूस कर लिया कि ये पहले से अलग था। डॉन की आंखें फैल गई, यहाँ तक कि देला की मदर भी हैरान रह गई, क्योंकि देला इस समय जो यूज कर रही थी वो साफ तौर पर 1 स्टार मैजिक था। देला अपने आखिरी अटैक की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ रेग ने भी फैसला कर लिया कि अब वो भी बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसने अपनी पूरी मना इकट्ठी की और सामने बड़ी संख्या में आइस एरोस तैयार कर दिए। देला ने चाहे ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन उसे अब भी भरोसा था कि एक्सपीरियंस के मामले में वो उससे कहीं आगे है। अगले ही पल देला ने अपना आइस स्पेयर छोड़ दिया और उसी समय रेग ने अपने सारे आइस एरोज एक साथ उसकी तरफ दाग दिए। दोनों अटैक्स अरीना के बीचों बीच टकराए। अगले ही पल इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरा बैटलफील्ड हिल गया। शॉक वेव चारों तरफ फैल गई और ऑडियंस में बैठे लोग दंग रह गए। देला की मदर तो अपनी सीट से लगभग खड़ी ही हो गई। कई सेकंड तक धूल का इतना बड़ा बादल छाया रहा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे धूल हटने लगी। तभी सबने देखा कि प्रोटेक्टिव मैजिक बैरियर एक्टिवेट हो चुका था। 1 साल पहले डॉन ने ड्यूक ड्यूप्लेन को बताया था कि आने वाली सोशल गैदरिंग का लेटर आ गया है। उसी दिन जब ड्यूक हॉलवे से गुजर रहे थे उनकी नजर देला पर पड़ी थी। वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी, ऐसी जैसे उसे सब भूल चुके हों, जैसे उसकी कोई मौजूद दगी ही न हो। वर्तमान में वापस आते ही सबको सच पता चल गया। एक्टिवेट हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर देला का था। जैसे ही देला को इसका एहसास हुआ उसके ऊपर सच्चाई बिजली की तरह गिरी। वो हार चुकी थी। उसने जीतने के लिए जितना डिटर्मिनेशन इकट्ठा किया था वो एक पल में टूट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और उसके अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल आई। उधर उसकी मदद तुरंत ड्यूक ड्यूप्लेन पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि ये ड्यूअल बेहद घटिया और बिल्कुल बेकार था। उन्होंने ड्यूक को दोष दिया कि उन्होंने ऐसी वल्गर लड़ाई होने ही क्यों दी, लेकिन ड्यूक उनकी बातें लगभग सुन ही नहीं रहे थे। उनकी पूरी नजर सिर्फ देला पर थी, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जो बाकी किसी ने नहीं देखा। जब ड्यूक जवान थे तब वो अपने किंग के साथ कई बैटल्स लड़ चुके थे। उन दिनों एक बार उनके किंग ने उनसे कहा था कि उनकी आंखों में एक एम्बिशियस इंसान की चमक दिखाई देती है, और आज देला की आंखों में ड्यूक को वही एम्बिशन साफ दिखाई दे रही थी। उधर मेज दौड़कर देला के पास पहुंची और उससे पूछने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन देला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार रोती रही। एक मेड ने उसका हाथ पकड़कर उसे इलाज के लिए ले जाना चाहा, लेकिन देला ने उसका हाथ झटक दिया। फिर वो धीरे धीरे चलने लगी। अरीना से नीचे उतरी, रेग के पास से गुजरी। रेग ने थोड़ी झिझक के साथ उसे अच्छी लड़ाई के लिए कांग्रेचुलेशंस कहा, लेकिन देला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेज को लगा कि वो सीधे अपने कमरे में जाएगी, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो आकर मेरे सामने रुक गई। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा कि उसे अपनी हार पर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फिर उसने सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगी। सॉरी, मैं हार गई। मैं धीरे से अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ देखने लगा। मैंने देला से कहा कि हार जाना आखिर नहीं होता। अगर उसे अपनी हार पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो उसी फ्रस्ट्रेशन को अपनी ताकत बना ले और ऊंचा उठे और भी स्ट्रांग बने। मेरी ये बात सुनते ही उसका आखिरी सब्र भी टूट गया और वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। पीछे खड़ी मेज बस बेबस होकर उसे देख रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे शांत करें। कुछ ही देर बाद उसकी मदर वहां पहुंची। बिना कुछ कहे उन्होंने देला को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। देला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने प्यार से उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी, अभी सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। देला को वहां से ले जाने के बाद उसकी मदर वापस मेरी तरफ मुड़ी। अभी कुछ पल पहले जो ममता उनके चेहरे पर थी वो एक झटके में गायब हो चुकी थी। जैसे ही वो मेरे सामने आकर रुकी वो गुस्से से फट पड़ी। उन्होंने मुझे वल्गर रैट कहकर गाली दी। उनके मुताबिक देला को 1 स्टार मेज बना देने से मैं कोई महान इंसान
नहीं बन गया था। बिना एक पल की झिझक के उन्होंने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उनकी बेटी को सिर्फ सस्ती ट्रिक सिखाई है। फिर उन्होंने मेरी शर्ट पकड़ ली और चिल्लाते हुए कहा कि मैंने ग्रैंड ड्यूक की बेटी को शर्म की चीज बना दिया है। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे एक और थप्पड़ मार दिया। वो लगातार मेरी बेइज्जती करती रहीं और चिल्लाकर कहती रही कि मुझे थोड़ी डिग्निटी दिखानी चाहिए। इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, ड्यूक ड्यूप्लेन वहां आ गए। देला की मदर ने तुरंत उनकी तरफ देखा क्योंकि उन्हें लगा कि ड्यूक उनका साथ देंगे, लेकिन अगले ही पल ड्यूक आगे बढ़े और उन्होंने अपनी वाइफ के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो शांत आवाज में बोले, शर्मनाक हरकत तुम कर रही हो। उनकी वाइफ वही की वही जम गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक कॉमनर की वजह से ड्यूक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। ड्यूक ने शांत होकर कहा कि हाँ, मैं कॉमनर हूँ, लेकिन मैं देला का टीचर भी हूँ। फिर उन्होंने पूछा, कौन सा पेरेंट अपने बच्चे के टीचर के साथ ऐसा व्यवहार करता है? इसके बाद ड्यूक मेरी तरफ मुड़े और मुझसे कहा कि मैं उनकी वाइफ को माफ कर दूं। उन्होंने समझाया कि हर इंसान अपने बच्चे के लिए अपना प्यार अलग तरीके से दिखाता है। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि कोई बात नहीं। फिर ड्यूक ने मुझे अपने साथ ऑडियंस रूम में चलने को कहा ताकि हम अकेले में बात कर सकें। हम दोनों वहां से चले गए और पीछे देला की मदर अब भी सदमे में खड़ी रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। ड्यूक के ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने देला को सिखाने के लिए मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो मुझे इसका सही रिवॉर्ड देना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा ऑफर दिया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम कॉमनर को मिलने वाली सबसे ऊंची रैंक 3 स्टार मैजिक तक पहुंच चाहते हो? उनका सवाल सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह समझ चुके हों। आखिर वो देश के ग्रैंड ड्यूक और एक 5 स्टार मेज थे। उनके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, इसलिए मैंने बिना देर किए उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। रिवॉर्ड देने से पहले उन्होंने माना कि अब तक मैंने देला को बहुत अच्छी तरह गाइड किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसकी अभी की प्रोग्रेस हाई सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए काफी नहीं है। मैंने जवाब दिया कि अब बहुत से लोग उसे आगे गाइड कर सकते हैं और अब जब उसे अपना रास्ता मिल गया है तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। लेकिन ड्यूक मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देला को सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए बल्कि एक सच्चा टीचर चाहिए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उन्हें मेरे अंदर ऐसी एम्बिशन महसूस होती है जो इतनी बड़ी है कि उसे शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो उस एम्बिशन को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है क्योंकि वो एम्बिशन मेरी है। उनकी ये बात सुनकर मैं सच में चौंक गया। वो सिर्फ मुझे 3 स्टार मैजिक तक पहुंचने देने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उससे भी आगे जाना चाहूं तो भी वो मुझे रोकना नहीं चाहते। उसी पल मुझे समझ आया कि ड्यूक ड्यूप्लेन असल में कितने खतरनाक इंसान हैं। उन्हें इस बात से डर नहीं था कि मैं आगे चलकर क्या बन सकता हूं, वो बस मुझे बनने दे रहे थे। यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। फिर ड्यूक ने कहा कि उन्हें पता है मैं हमेशा इस एस्टेट में नहीं रहने वाला। उन्हें मालूम है कि मेरी अपनी एम्बिशंस है। उन्होंने पूछा कि जब समय आएगा तब क्या मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार रहूंगा? मैंने कहा हाँ। उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि वो मुझे कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय और देला को सिखाता रहूं। इसके बाद उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया, तो क्या तुम कॉमनर के लिए सबसे ऊंचे लेवल 3 स्टार मैजिक तक पहुंचना चाहते हो? हमारी बातचीत खत्म होने के बाद मुझे एस्टेट की लाइब्रेरी में जाने की परमिशन मिल गई। अंदर पहुंचते ही मेरी नजर 3 स्टार स्पेल बुक्स पर पड़ी। मैं सचमुच दंग रह गया। दुनिया में ऐसे लोग थे जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक 2 स्टार स्पेल बुक ढूंढने में बिता देते थे, जबकि मेरे सामने कई 3 स्टार स्पेल बुक्स रखी हुई थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास इस एस्टेट में रुकने की एक और बड़ी वजह है। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि अगर पैलाइन को कभी ये बात पता चली तो वो पागल हो जाएगी। इतना बड़ा मौका शायद किसी कॉमनर को जिंदगी में कभी नहीं मिलता। कुछ समय बाद मेरी फिर से देला से मुलाकात हुई। मिलते ही वो बड़े गर्व से अपनी 1 स्टार मेज बनने की डींगे हाँकने लगी। मैंने उसे याद दिलाया कि उसने अभी तक 1 स्टार मैजिक सिर्फ एक ही बार सक्सेसफुली यूज किया है, लेकिन हाँ, वो एक बार भी काउंट करता है। देला ने तुरंत मुझ पर चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुम्हारी अप्रेंटिस इतनी प्रोग्रेस कर रही है, या तुम्हें अपनी किताबों से ही फुर्सत नहीं है? मैंने उसे वैसा जवाब नहीं दिया जैसा वो सुनना चाहती थी।
कुछ देर बाद वो खुद ही शांत हो गई। हालांकि मैंने उसकी प्रोग्रेस की तारीफ जरूर की। इतने कम समय में वो काफी आगे आ चुकी थी। मेरी बात सुनते ही उसे वही दिन याद आ गया जब स्पार हारने के बाद वो रोई थी। देला तुरंत टफ बनने लगी और बोली कि वो रो नहीं रही थी, बस उसकी आंखों में धूल चली गई थी। फिर उसने ये भी माना कि उसे डर था कहीं मुझे टीचर की जॉब से निकाल न दिया जाए। उसने शिकायत की कि उसके फादर को उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि अब आज का लेसन शुरू करते हैं। देला की प्रोग्रेस काफी तेज थी, इसलिए अब समय आ गया था कि वो और भी 1 स्टार स्पेल्स सीखना शुरू करे। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसके हिसाब से इसका मतलब था कि मैं मान चुका हूँ कि वो एक जीनियस है। मैंने कहा कि उसकी प्रोग्रेस सच में अनयूजुअल है, खासकर किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने अभी हाल ही में मना मैनिफेस्टेशन सीखा हो। बस फिर क्या था, देला ने तुरंत मेरी बात का फायदा उठा लिया। वो बड़े गर्व से बोली कि उसने हमेशा वही किया है जो उसने कहा था। इसके बाद वो एक्साइटमेंट में एक एक करके उन स्पेल्स की लिस्ट गिनाने लगी जिन्हें वो सीखना चाहती थी। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।